दनादन रॉकेट छोड़े जा रहे हैं स्टारलिंक के। इसे हम वरदान की तरह लें या अभिशाप की तरह लें कि ओजोन छतरी कई जगह से छिद्रित हो चुकी है, घुमा फिरा के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। स्टारलिंक के साथ में धरती कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम जिस खबर में बात करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है पर्यावरण से और तकनीक से। क्या एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है? क्या एलन मस्क जिस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से एक नई दुनिया बनाने का प्रयास हो रहा है, तकनीक की दुनिया, उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, ओजोन परत को बर्बाद कर सकते हैं एलन मस्क के सैटेलाइट, कितना सही कितना गलत? देखिए, कितना सही कितना गलत ये तो एक आकलन का विषय है। वैज्ञानिक या जो अंतरिक्ष विज्ञानी है वो इसको ज्यादा आकलन इसका कर पाएंगे, लेकिन इसको लेकर एक बहस चल रही है। क्योंकि बहस इसलिए चल रही है कि जिस रफ्तार के साथ में एलन मस्क दनादन रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करते चले जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने करीब 21 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। अभी तक 7000 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च कर चुके हैं और उनका जो लक्ष्य है वो करीब 34,400 सैटेलाइट लिंक्स जो है, पूरा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन वो बनाने का है। यानी अगर आप आसमान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि धरती के चारों तरफ जो है स्टारलिंक की एक पूरी छतरी जो है वो उसे तान देना चाहते हैं, उसे बना देना चाहते हैं। जाहिर तौर पर जब जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, यानी रॉकेट छोड़ा जाता है, रॉकेट एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जहां पर ओजोन की छतरी होती है, ओजोन की परत होती है, उसे कई बार वो छेदता है, उसके बाद वो री एंट्री करता है, यानी रॉकेट वापस नीचे आता है। हमने देखा है कि किस तरीके से रॉकेट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं लगातार एलन मस्क के, और एलन मस्क इसको लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। वो तो मार्स के ऊपर कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेस लॉन्च के साथ में ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, इसके अंदर ये जितनी बार लॉन्च होता है वापस री एंट्री लेता है, इस तमाम प्रक्रिया के अंदर, और साथ ही कई बार ये होता है कि जो पुराने सैटेलाइट्स हैं वो अपनी शेल्फ लाइफ खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो बर्न आउट हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्लोरीन जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, यानी उससे क्लोरीन का उत्पादन ज्यादा बढ़ता है और वो क्लोरीन जो है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो घुमा फिरा के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि पर्यावरण को नुकसान जो है वो कई फैक्टर से पहुंच रहा था। जब ये स्टारलिंक नहीं छोड़े जा रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने कई बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, विज्ञान में भी इसको लेकर चर्चा काफी बार होती रहती है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता रहा कि ओजोन की छतरी जो है वो छिद्रित हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, और उसके पीछे बड़ा जो कारण है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका इस्तेमाल इवन रेफ्रिजरेशन में होता है, कूलेंट के तौर पर होता है, बहुत सारी जगह केमिकल यूसेज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है, हेलोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो तमाम गैसेस हैं जो कि ओजोन की छतरी को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन एलन मस्क जिस तरह से अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो लगातार लॉन्च कर रहे हैं, उन सैटेलाइट लॉन्च के बीच में अभी फिलहाल उनका जो सारा जोर है वो तो अपने सैटेलाइट लॉन्च को लेकर है कि वो उस सैटेलाइट लॉन्च को लेकर कितनी जल्दी वो सारे सैटेलाइट्स को वो लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, आप लगातार उनके जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, इस तरीके के रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, और जो तस्वीर नजर आ रही है उसके साथ साथ ये जो बात सामने आ रही है कि ओजोन की छतरी को, व्हाट ओजोन लेयर टीचेस अस अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि ओजोन की छतरी को लेकर लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं। और आप देखिए, ये जो डेटा है वो बताता है कि ओजोन छतरी कई जगह से छिद्रित हो चुकी है, जिसके कारण से बैंगनी किरणें जो हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज आपके यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती हैं। आपके यहाँ पे जो दूसरे विपरीत प्रभाव हैं जो मानव जीवन से लेकर धरती पर जीवन के लिए विपरीत हो सकते हैं, उनके लिए उनको रोकती है। ये हमारी एक तरीके से रक्षा छतरी है। तो इस रक्षा छतरी को जो छेद करेगा, इसको जितना पतला करेगा, इस रक्षा छतरी को जो है जितना नुकसान पहुंचाएगा, वो आपके हमारे जीवन को भी प्रभावित करेगा। यही कारण लग रहा है कि अभी हम फरवरी के महीने में खड़े हैं और जो तपिश है वो मार्च या अप्रैल वाली लग रही है हमें। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके अंदर कार्बन प्रोडक्शन जो है, मीथेन जनरेशन जो है, क्लाइमेट जो वार्मिंग है या ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन
बड़ा सवाल तो इस चीज के ऊपर आता है कि भाई एलन मस्क क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क जिस तरीके से ये रॉकेट छोड़ते चले जा रहे हैं, असली सवाल तो इसी चीज का है ना, बिल्कुल। क्या ओजोन की परत को बर्बाद कर सकते हैं एलन मस्क के सैटेलाइट। और ये बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने हाल ही में इस आकलन को लेकर एक टिप्पणी की है कि भाई जिस तेज रफ्तार के साथ में हर दिन रॉकेट छोड़े जा रहे हैं लगातार ओजोन छतरी में, क्योंकि ये सारे रॉकेट जाते धरती से हैं, बिल्कुल, ये ऊपर आसमान में जाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, वहां पर जो भारत या जो धरती की जो जियो स्टेशनरी कक्षा जिसे कहा जाता है उस कक्षा के अंदर स्थापित किए जाते हैं। और ये पूरा एक कॉन्स्टिलेशन बनना है। अगर आप इसे देखें तो लगभग तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, उसकी ये तस्वीर है, और उस तस्वीर को अगर आप देखिए तो आप धरती को यदि देखें तो स्टारलिंक के साथ में धरती कुछ ऐसी नजर आएगी अगर सारा ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये बन जाते हैं। और ये जो सारे डॉट्स आप देख रहे हैं, ये सारे डॉट्स जो हैं वो दरअसल सैटेलाइट्स हैं, और इसके अंदर हमारे सैटेलाइट भी हैं, इसमें यूरोप के सैटेलाइट भी हैं, इसमें अमेरिका के सैटेलाइट भी हैं, इसमें नासा के सैटेलाइट भी हैं, इसमें तमाम देशों के सैटेलाइट भी हैं, और उन तमाम सैटेलाइट्स के साथ साथ इसके अंदर स्टारलिंक के सैटेलाइट्स का एक पूरा कॉन्स्टिलेशन है। और इस तरीके से इतने सारे सैटेलाइट छोड़ने के लिए, इस कॉन्स्टिलेशन को बनाने के लिए आपको ओजोन की छतरी को छेदना तो पड़ेगा, भेदना तो पड़ेगा। अब इस सवाल को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो आप देखिए, ये एक वैज्ञानिक रिसर्च है, पोटेंशियल ओजोन डिप्लीशन फ्रॉम सैटेलाइट डिमाइस ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक री एंट्री इन द इरा ऑफ मेगा कॉन्स्टिलेशन। यानी हम जैसा मेगा कॉन्स्टिलेशन, ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो हम बना रहे हैं, उस मेगा कॉन्स्टिलेशन के कारण क्या नुकसान हो सकते हैं। और ये तमाम जो विज्ञानी हैं उनकी तरफ से जो पेपर पब्लिश किया गया है, ये पेपर क्या कहता है, लार्ज कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। यानी धरती के आसपास चक्कर लगाने वाले छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सैटेलाइट्स बर्न अप एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ। सैटेलाइट्स हैं कुछ समय के लिए छोड़े जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म होती है और उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। इससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज द मेन बाय प्रोडक्ट। दीज आर नोन कैटलिस्ट फॉर क्लोरीन एक्टिवेशन that depletes ozone in the stratosphere। यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो आपकी ओजोन है उसको ये क्लोरीन नुकसान पहुंचाती है। ये इनका आकलन है। प्रणय, अभी तक ना जो एक निबंध हम पहले पढ़ते थे कि तकनीक वरदान या अभिशाप, यहाँ पे हमारे दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि इसे हम वरदान की तरह लें या अभिशाप की तरह लें। फायदे दोनों चीजें दोनों ही हैं। देखिए, और दोनों ही चीजें हमेशा होती हैं। कोई भी जो ताकत है उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो वरदान है, गलत इस्तेमाल किया जाए तो अभिशाप है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लाभ आप हम सब उठा रहे हैं, हमारे दर्शक भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण ही हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और दुनिया की तमाम जानकारियां चूंकि आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं, आप अपने टीवी पे देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही हुई हैं। लेकिन हमें इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ाने के साथ साथ ओजोन की लेयर जो कि हमारी रक्षा छतरी है उसको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इस पर भी तो हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, बेहतर संवाद बनाने के लिए ज्यादा जानकारियां लेने की कीमत हम अपनी जिंदगी से चुकाएं, बिल्कुल बीमारियां बढ़ा के चुकाएं, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो चिंता है वो इसी चीज को लेकर है। लेकिन मैं आपको एक रोचक चीज बताता हूं। मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उनका पेपर मैंने आपको बताया। मैंने एलन मस्क के जो एआई है उससे भी ये सवाल पूछा। तो आप देखिए, जिस एआई के बायस को लेकर कई बार बात होती है, तो देखिए एलन मस्क साहब का जो एआई है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इटसेल्फ डज नॉट हैव अ डायरेक्ट वेल एस्टैब्लिश्ड इंपैक्ट ऑन ओजोन 3 डिप्लेशन। यानी ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है इसका सीधे तौर पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता है और कोई वेल स्टैब्लिश्ड इंपैक्ट नहीं है ओजोन पे। यानी O3 जो होता है, ऑक्सीजन के ही 3 अणु जुड़कर ओजोन बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन का ही एक किस्म का वेरिएंट है। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है और ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और ये डिप्लीशन के लिए एटमॉस्फेयर अंडर टिपिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, अनलाइक सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हेलोजेंस which are known catalytic breakdown ozone molecules in the stratosphere, aluminum oxide is generally considered chemically stable and unreactive with ozone at atmospheric temperature and pressure। यानी आम तौर पर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ओजोन के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ये एलन मस्क साहब का ही ग्रॉक जो है वो ये कह रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का शोध मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिकों के इस शोध के मुताबिक असर होता है, क्योंकि इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में ये क्लोरीन के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लोरीन है वो बढ़ती है और उसके कारण ओजोन पर असर पड़ता है। तो ये तमाम जो शोध है जी। एक सवाल अब
ट्रंप भी, अगर मस्क की बात करें तो ट्रंप पे भी आ जाते हैं। ट्रंप और मस्क की जो दोस्ती है, कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि मस्क जो भी कर रहे हैं अपनी मनमानी से कर रहे हैं, तकनीक को कितना भी बढ़ावा दे रहे हैं, कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या ट्रंप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इन दोनों की जो दोस्ती है वो ये है कि तकनीक को आप इतना ही बढ़ा दीजिए कि पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है? देखिए, अभी तो तकनीक और पर्यावरण को लेकर दोनों का रुख क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले कहा कि क्लाइमेट UNFCCC से हम बाहर हैं। उससे पहले भी वो कर चुके थे, पेरिस एग्रीमेंट से वो पहले ही बाहर आने का ऐलान कर चुके थे। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को लेकर जो बाइडेन की सरकार ने मैंडेट दिया था उसे उन्होंने खारिज कर दिया था। साथ ही जो तेल पारंपरिक ईंधन है उसकी खुदाई को लेकर उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी हम परंपरागत जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने पर ध्यान देंगे, ये ईवी कुछ नहीं है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। इसलिए उनका जो सोच है, उनका जो नजरिया है, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल इस्तेमाल जो है वो देखने को मिल जाता है। खासतौर पर अगर आप एलन मस्क के इस्तेमाल को देखें, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, और आप देखिए ये तस्वीर बहुत रोचक तरह से प्रचारित भी हुई थी, क्योंकि एलन मस्क के बेटे हैं, ये 3 जनरेशन है, ये 3 जनरेशन है। बिल्कुल ठीक बात है। और इन 3 जनरेशन के साथ साथ देखिए ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि ये मिस्टर एक्स हैं, सुपर इंटेलिजेंट एक्स कहा था डोनाल्ड इनके एलन मस्क के बेटे को लेकर। और एलन मस्क को इस समय एक जबरदस्त शक्ति प्राप्त हो गई है। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जीनियस है बहुत सारे मामलों के अंदर, लेकिन जीनियस होने के साथ साथ, एक कारोबारी होने के साथ साथ उनके पास इस समय एक सुपर पावर है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का अभय दान, एक अभय जो शक्ति है वो उनके पास है। इसलिए उन्हें डोज का चीफ बनाया गया है। वो जो सलाह दे रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ में इस चीज का अपने पहले भाषण के अंदर ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि एलन मस्क जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जल्दी ही मार्स के लिए अपना मिशन लॉन्च करने वाले हैं। मार्स के लिए मिशन जो है उसकी तारीख भी, जो ग्रॉक 3 इन्होंने लॉन्च किया था उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि 2026 में, यानी अगले साल के नवंबर के अंदर पहली जो मार्स फ्लाइट है वो लॉन्च हो जाएगी। और साथ ही 2029 के अंदर, यानी जब अगला राष्ट्रपति चुनाव होगा, उस अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हम मैन जो मिशन है वो मार्स के लिए भेज देंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और एलन मस्क तो ये तक कह रहे हैं कि अगले 20 सालों के अंदर मंगल ग्रह के ऊपर मैं इंसानी कॉलोनी बसा दूंगा। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उनकी। और इस महत्वाकांक्षी योजना के अंदर जो सारी ताकत है, आप देखिए नासा इस समय जो है वो बैक सीट पर नजर आ रहा है, और जो स्पेसएक्स है वो इस समय फ्रंट सीट के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है बतौर खास, बिल्कुल बतौर खास हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस समय एक तरीके से आंख मूंद कर एलन मस्क के साथ खड़े हुए हैं। और एलन मस्क जो कह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसे एक तरीके से ब्लैंक चेक हासिल है डोनाल्ड ट्रंप का। और इन्हीं चीजों के बीच में जो चिंता के सुर आए हैं, अब देखिए ये जो बात आई है कि ओजोन लेयर को नुकसान हो सकता है, वो कहां से आई है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आई है। इस समय यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी परेशान है, क्योंकि आप ये देखिए कि एक कॉम्पिटिटिव रेस भी है, ये कमर्शियल रेस भी है। अगर नासा और स्पेसएक्स तो दोनों ही अमेरिका की हैं, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की स्पेस एजेंसी है। और धंधा, कारोबार, जो सैटेलाइट लॉन्च है, उस बिजनेस के अंदर अगर स्पेसएक्स आगे निकल जाती है, कंपटीटर है, दोनों कंपटीटर है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या एलन मस्क के इंटेंशन पर सवाल लगाने या सवाल उठाने के जरिए कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगाने की कोशिश भी हो रही है। क्योंकि इस समय तो कम से कम, जो हम बेलगाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस रफ्तार के साथ में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस समय चलते हुए नजर आ रहे हैं, इस समय इन दोनों का हाथ पकड़ने वाला तो फिलहाल कोई नजर आ नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है महत्वाकांक्षाओं को लेकर, महत्वाकांक्षाएं पर्यावरण या तकनीक? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।